Welcome dear student, welcome to this video. As you know, we are discussing about transcription and translation, which are the processes regarding or it is related to protein synthesis, which is an important process takes place in our body. ठीक है, हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल प्रोसेस है जो कैरी आउट होती है, जो दो स्टेप में कैरी आउट होती है. एक है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन. हमारे लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था. आज ट्रांसक्रिप्शन से ही जुड़ा हुआ जो टॉपिक है जेनेटिक कोड, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, जेनेटिक कोड में हमें देखना है कि जो भी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एमआरएनए के फॉर्म में ट्रांसक्राइब होती है वो किस तरह से होती है और उसकी क्या खास बातें हैं. ठीक है ना, जेनेटिक कोड जो है इसे सबसे पहले जो हमारे सामने एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एडवर्ड टैटम. ठीक है, एडवर्ड टैटम जो है इन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रैसा, ये एक फंगस है जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ये जो भी फंगल सेल है, इस फंगल सेल में से जो भी एमआरएनए या प्रोटीन जो है नंबर ऑफ एंजाइम्स को और प्रोटीन्स को जो है वो एक नॉर्मल न्यूरोस्पोरा क्रैसा में जो बिल्कुल भी नॉर्मल है, उसमें किसी भी तरह का कुछ नॉर्मली जो ग्रो होता है उसके सेल में से प्रोटीन्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया, एक्सट्रैक्ट आउट किया. एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद में उसको आइडेंटिफाई किया कि इस सेल में किस तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या किस किस टाइप के प्रोटीन्स हैं जो पाए जाते हैं. ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल द नंबर ऑफ प्रोटीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस न्यूरोस्पोरा क्रैसा को कुछ समय के लिए एक्सरे को एक्सपोज किया. ठीक है ना, एक्सरे को एक्सपोज करने के बाद में एक्चुअली व्हाई ही एक्सपोज न्यूरोस्पोरा क्रैसा टू एक्सरे. एक्सरे जो है ये एक म्यूटेजेनिक एजेंट है. म्यूटेजेनिक एजेंट मतलब जो म्यूटेशन को कैरी आउट करता है या म्यूटेशन की वजह होता है. म्यूटेशन हम सभी को पता है, इट इज द सडन चेंज विच कम बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर. जो भी आपके जेनेटिक मटेरियल में एकदम से आने वाला सडन चेंज है जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है. तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, एक्सरे है. जब एक्सरे न्यूरोस्पोरा क्रैसा के ऊपर में फोकस किया गया, अब कुछ समय के लिए जब न्यूरोस्पोरा क्रैसा एक्सरे के ऊपर एक्सपोज था, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए. अब उन्होंने जो एक्सरे को एक्सपोज किए हुए न्यूरोस्पोरा क्रैसा के सेल्स थे उसमें से बाकी के सारे सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट आउट किया और उसमें फिर नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है उन्हें फाइंड आउट किया. ही फाउंड दैट कि जो उन्होंने नॉर्मल सेल जिसे एक्सरे एक्सपोज नहीं किया था उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और एक्सरे को एक्सपोज करने के बाद वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको जब कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि ये कंपैरिजन के दौरान कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एक्सरे को एक्सपोज किए वाले न्यूरोस्पोरा में मिसिंग थे, दे वर नॉट देयर. ठीक है, तो इससे उन्होंने जो है वो एक हाइपोथेसिस बनाया कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. ठीक है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर एक जीन में चेंजेस आएंगे तो उस जीन के द्वारा जो एंजाइम बनाया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो अफेक्ट होगा. ठीक है, लेटर ऑन जो है वो इसका नाम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का नाम चेंज कर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस रख दिया गया. क्यों? क्योंकि हर बार जो प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू बनता है वो प्रोटीन जो है वो हर बार एंजाइम की तरह काम करेगा आपके बॉडी में, ये जरूरी नहीं है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ईच एंड एवरी एंजाइम प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज अ प्रोटीन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इज एन एंजाइम. ठीक है, आपके शरीर में जो भी तैयार हो रहे एंजाइम है वो प्रोटीन ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रोटीन जो आपके शरीर में तैयार हो रहा है उसका काम एंजाइम की तरह ही होगा. ठीक है, तो इसके थ्रू उन्होंने जो है वो जो स्टेटमेंट है फिर वो चेंज कर दी गई और उसे कहा वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस. मतलब एक डीएनए के एक सीक्वेंस, एक जीन में अगर बदलाव आएगा तो उसके द्वारा तैयार किए जाने वाला प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कहीं ना कहीं ये प्रूव कर रहा है कि अगर
डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव होगा तो प्रोटीन के जो फंक्शन है या प्रोटीन का जो टाइप है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। रिगार्डिंग जेनेटिक कोड को डिकोड करने के लिए, मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि डीएनए को देखकर एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए को देखकर ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये सारी प्रोसेसेस को जो है वो प्रूव करने के लिए देयर वर लॉट मोर साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। इन सब में से एक पर्सन का नाम जो है वो ज़्यादा आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, वो है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। ये हमारे इंडिया को बिलोंग करते थे और उनको इस काम के लिए जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को डिकोड करने में या एक्सप्लेन करने में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। यहाँ पे जेनेटिक कोड में एक्चुअली क्या बताया है, जेनेटिक कोड में हम देखो पहले ही पढ़ चुके हैं कि डीएनए को देखकर जो एमआरएनए बनता है इट ऑलवेज रन्स फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन, हमेशा वो शुरू होता है 5' से और खत्म होता है 3' पे, ठीक है। 5' पे जब वो शुरू होता है तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो भी कोडॉन प्रेजेंट रहेंगे, ऑब्वियसली कोडॉन क्या है, इट इज द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, which is present on mRNA is called as what, it is called as codon। जो स्टार्टिंग में 5' एंड पे 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, स्टार्ट कोडॉन। और वहीं जो इस प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, मतलब खत्म करता है, फॉर एग्जांपल UAA जो इस प्रोसेस को खत्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन, ठीक है। सो इन दिस वे ये हमें पता है कि एमआरएनए जो है इट स्टार्ट विद स्टार्ट कोडॉन एंड एंड्स विद स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो जेनेटिक कोड जो है वो यही प्रूव कर रहा है कि जो भी ये पूरा सीक्वेंस है एमआरएनए का जो बनता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन वो 5' से शुरू होता है, 3' पे खत्म होता है। 5' पे हमेशा कौन सा कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, और 3' पे हमेशा स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट रहेगा। नाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम तीन न्यूक्लियोटाइड को ही क्यों एक कोडॉन कहते हैं, व्हाई वी कॉल 3 sequence of 3 nucleotide as one codon। now see for example अगर हम लेते हैं कि 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए में ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 4 में से अगर हम एक सिंगल की बात करें, ठीक है, तो अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड रहता है तो सिर्फ 4 ही कोडॉन रहेंगे, ठीक है। एंड वी नो कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पे कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। अगर 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड करना है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा, और अगर ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करना है तो सिर्फ 4 कोडॉन काफी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 4 कोडॉन हो जाएंगे, विच इज नॉट इनफ, ठीक है। 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए ये काफी नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर हम बोलते हैं कि 2 की जोड़ी जो है उसे अगर हम एक कोडॉन कहेंगे तो 4 into 4 becomes what, 16। 16 भी जो है इट इज नॉट इनफ, क्योंकि द नंबर इज लेस देन 20, तो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए भी ये काफी नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3 सीक्वेंसेस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 64 विच इज मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा है जो 20 अमीनो एसिड को आसानी से कोड कर सकता है। यही कारण है कि ट्रिपलेट AUG या फिर GUG व्हाटएवर इट इज, ये जो है ये 3 ट्रिपलेट जो है न्यूक्लियोटाइड के दैट इज कॉल्ड एज वन कोडॉन, दैट इज कंसिडर्ड एज वन कोडॉन। व्हाई, बिकॉज कॉम्बिनेशंस जो है वो मिलकर 64 होते हैं जो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए काफी है, ठीक है। और इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हमारे पास में अवेलेबल हैं रिगार्डिंग जेनेटिक कोड, वो भी कहीं ना कहीं इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही एक कोडॉन होता है, ठीक है। सो इन दिस वे जेनेटिक कोड में जो भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलकर जो है वो एक कोडॉन कहलाते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने हैं, 64, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने हैं, 64। आप देखो 64 में से ये 2 AUG और GUG दे आर कॉल्ड एज स्टार्ट कोडॉन, व्हाइल UAA, UAG
and UGA. These are called as stop codons. ठीक है, अब जो भी स्टार्ट कोडॉन होते हैं या फिर जो बीच में और भी दूसरे कोई कोडॉन्स होते हैं वो सेंस कोडॉन होते हैं, क्योंकि जो भी एक कोडॉन है, वन कोडॉन स्पेसिफाई फॉर कोडिंग वन अमीनो एसिड. ठीक है, एक कोडॉन का मतलब होता है एक अमीनो एसिड. ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन फर्क ये है कि जो भी स्टॉप कोडॉन है ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते. AUG कोड करेगा, GUG कोड करेगा, लेकिन UAA, UAG और UGA जो है ये स्टॉप कोडॉन है, वो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को वहां पे खत्म कर रहे हैं. इनके पास में अमीनो एसिड से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं है. ठीक है, इसीलिए हम 64 में से 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ये माइनस किसको कर रहे हैं हम, स्टॉप कोडॉन को, जिनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है. इसीलिए यहाँ पे ये कितने बन जाएंगे, इट बिकम 61. 61 कोडॉन्स जो होते हैं जिनके पास में अमीनो एसिड से जुड़ी हुई जानकारी होती है, दे आर कॉल्ड एज सेंस कोडॉन. उन्हें क्या कहा जाता है, सेंस कोडॉन कहा जाता है. वाइल ये जो 3 कोडॉन्स होते हैं जिनके पास में अमीनो एसिड से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं होती, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जेनेटिक कोड, बट दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो आज के लिए इतना ही. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.